आइए शुरू करते हैं। ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वह डक्टलेस होते हैं और जो अंदर में ही बिना पाइप के होते हैं, बिना डक्ट के होते हैं, जो हार्मोन का स्राव करते हैं। और एक्सोक्राइन वो भी शरीर के अंदर ही होते हैं, कुछ बाहर की ओर निकलते हैं, लेकिन उनमें डक्ट होते हैं और में विशेष प्रकार का पदार्थ जिसे एंजाइम कहते हैं वह स्राव होता है। तो ही बात याद रखना है, जो डक्टलेस है वह हार्मोन प्रोड्यूस करता है और जो विथ डक्ट है, डक्ट के साथ है ग्लैंड, उनमें एंजाइम प्रोड्यूस होता है। आइए शुरू करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ अंदरूनी स्राव है, और हार्मोन भी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ उत्तेजित करना होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन डक्टलेस होती है। इन ग्रंथियों द्वारा हार्मोन्स का स्राव नली द्वारा न होकर सीधे रक्त में जाकर मिलता है। मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस तथा गोनाड्स। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ वह ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें से कई तरलीय पदार्थ का उत्पादन व स्राव नलियों के माध्यम से होता है। देखिए, अच्छे से समझ जाइए कि बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ वह ग्रंथियाँ होती है जिनमें से कई तरलीय पदार्थ का उत्पादन व स्राव नलियों के माध्यम से होता है, विथ डक्ट होता है। उदाहरण के लिए पसीने की ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, लार ग्रंथि, स्लाइवरी ग्लैंड, दुग्धकीय ग्रंथि, लेक्राइमल ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये सभी उसके उदाहरण हैं। अब एक और बात समझिए कि ये डिफरेंस जो हो गया एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में, बस इतना ही अंतर है कि एंडोक्राइन डक्टलेस होता है, एक्सोक्राइन विथ डक्ट होता है। और सबके एक एक करके उदाहरण को यहाँ समझेंगे। मानव शरीर में दो अंग ऐसे हैं जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही ग्रंथियों के रूप में कार्य करते हैं। वह हो गया यकृत और अंगनाशय। यकृत, जिसे लिवर कहते हैं, यह शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि है। सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि है। बाह्य ग्रंथि का मतलब हो गया विथ डक्ट। और दूसरा यहाँ पर हो गया अंगनाशय। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जब लीवर को आप पढ़ रहे हैं तो लीवर जब अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में मनुष्य की पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन का स्राव होता है, जिसे हम सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं, जिसे यकृत की कोशिकाएं अपने में मिला लेती हैं, जिसके कारण यकृत की कोशिकाओं से इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर सीधे रक्त में जाकर मिलता है, जिसका कार्य इंसुलिन की तरह ही होता है और यह शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि। यकृत से बाइल का स्राव होता है। यकृत से बाइल का स्राव होता है जो नली के द्वारा छोटी आंत के पहले भाग डेडिनम में जाकर मिलता है, जो वसा को पचाने में और लाइपेज नामक एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। पित्त, बाइल आमाशय से निकले हुए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। बाइल में उपस्थित नमक छोटी आंत के अंदरूनी सतह से तनाव को कम करता है। लीवर के विषय में इतना जरूर याद रखिए कि यह सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और दूसरा जो है वह है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का भी काम जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि
दोनों की तरह है, मिक्स ग्लैंड है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में पैनक्रियाज अंगनाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जिसे एंटी डायबिटिक हार्मोन भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो प्रोटीन के पाचन फॉर्मेट के रूप में कार्य करता है। यह सीधे रक्त में जाकर मिलता है, जिसकी कमी से रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि इसकी उपस्थिति में ही एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है। अन्यथा एटीपी के रूप में फॉस्फेट या ग्लूकोज रक्त में परिसंचरण करते रहते हैं, जिसे डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन को सीधे रक्त में ही कृत्रिम रूप से इंजेक्शन व भाप के द्वारा लिया जाता है। अब देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में पेनक्रियाज का काम। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस का स्राव छोटी आंत के पहले भाग ड्यूडेनम में अंगनाशय नली के द्वारा होता है, जिसमें 3 एंजाइम लेट नामक एंजाइम निकलते हैं, जिसे कहते हैं लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सोनीजीन मौजूद रहते हैं। इनका कार्य जो है वह क्रमशः लाइपेज का काम है वसा को पचाना, अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को पचाना और ट्रिप्सिनोजिन का काम है प्रोटीन को पचाना। कई अंतःस्रावी ग्रंथि एक हार्मोन या कई हार्मोन का उत्पादन करती है, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि से कई हार्मोन का उत्पादन होता है। मानव शरीर में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ इस प्रकार की, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, सेक्स ग्लैंड। देखिए सब यह जितना भी ग्लैंड है यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पिक्चर में सभी का लोकेशन दिया हुआ है कि कौन सा कहाँ है। पिनियल देखिए सर में पाया जाता है, ऊपर के भाग में, मस्तिष्क के ठीक सामने अंदर के तरफ। और पिट्यूटरी आँख के नीचे, आँख के पीछे पिट्यूटरी स्फेनॉइड अस्थि के मध्य में पाया जाता है। थायराइड गले के पास, पैराथायराइड उसके नीचे रहता है। तो यह सब जो दिया हुआ है इसका लोकेशन एक बार ज़रूर पढ़िए। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड स्फेनॉइड अस्थि के मध्य होता है, पिनियल तो उसके ऊपर होता है मस्तिष्क के पास। थायराइड जो है वो ट्रैकिया, श्वसनली के दोनों तरफ 2 पिंडों में स्थित रहता है थायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के दोनों तरफ रहता है। और थाइमस श्वसनली 2 शाखाओं में ब्रोंकस के रूप में बढ़ती है, वहीं पर थाइमस होता है। एड्रिनल किडनी के ऊपर रहता है और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आमाशय पेनक्रियाज के पास रहता है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस यह अंगनाशय पेनक्रियाज के पास रहता है, और सेक्स ग्लैंड तो वहाँ पे रहता है, सेक्स ग्लैंड के पास। आइए शुरू से पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह ग्रंथि खोपड़ी के आधार बेस ऑफ क्रैनियल पोर्शन ऑफ स्कल पर स्फेनॉइड अस्थि के मध्य में स्थित रहता है। यह ग्रंथि मटर के दाने के आकार की होती है, जिसका वजन लगभग 0.5 ग्राम होता है। इस ग्रंथि को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित हाइपोथैलेमस के नीचे और आगे की तरफ रहती है। इस ग्रंथि में 2 पिंड, 2 लोब होते हैं। समझने के लिए इन लोब्स पिंडों को 2 नाम दिए गए हैं। दोनों नाम निम्नलिखित इस प्रकार है, एक एंटीरियर लोब, दूसरा पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब में क्या क्या होता है जरा यहाँ देख लीजिए। एंटीरियर लोब में से कई हार्मोन का स्राव होता है, जो शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों व उनसे निकलने वाले हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है।
इसके अंतर्गत निम्नलिखित हार्मोन का स्राव होता है। तब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के अंतर्गत बहुत सारे हार्मोन का स्राव होता है, उनके विषय में पढ़िए। पहला सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। यह हार्मोन एसटीएच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, यह हार्मोन शरीर की वृद्धि से संबंधित है, इसलिए इसे ग्रोथ फैक्टर हार्मोन भी कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। अगर इस हार्मोन्स के स्राव की कमी किशोर अवस्था से पहले हो जाए तो इसमें बौनापन नामक रोग हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। इस रोग में शरीर छोटा, बौना तथा मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। अगर हार्मोन्स के स्राव की कमी की स्थिति किशोरावस्था के बाद आए तो इससे सिहांस नामक रोग हो जाता है। इस रोग में गोनाड्स, थायराइड, एड्रिनल सामान्य रूप से कार्य नहीं करते और वहीं दूसरी तरफ अगर इस हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाए तो किशोरावस्था से पहले गिगैनेटिज्म नामक रोग हो जाता है, जिसमें शरीर की लंबाई असामान्य रूप से बढ़ जाती है। और अगर यह स्थिति किशोरावस्था के बाद आए तो एक्रोमिगैली नामक रोग हो जाता है, जिसमें हाथ, पैर का पंजा, चेहरा, जबड़ा आदि असामान्य रूप से बढ़ जाता है। थायरोट्रॉपिक हार्मोन, टीएच हार्मोन, थायरोट्रॉपिक, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है। कहने का तात्पर्य थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रित करता है। एड्रिनोकॉर्टिको हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिको हार्मोन, यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है। कहने का तात्पर्य यह एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से उत्पादन होने वाले कॉर्टिसोल नामक पदार्थ के उत्पादन को नियंत्रित करता है। गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, यह सेक्स ग्लैंड के हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। गोनाडोट्रॉपिक के अंतर्गत 3 प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। एक हो गया FSH, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यह हार्मोन्स महिलाओं में ओवम तथा पुरुषों में स्पर्म के उत्पाद और उनको विकसित करने का काम करता है। LH, यह हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन महिलाओं में ऑस्ट्रेजन और प्रोजेस्टेरॉन तथा पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन एवं स्राव को नियंत्रित करता है। तीसरा हो गया PH, प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह हार्मोन को लैटियोट्रोफिन भी कहा जाता है। यह हार्मोन महिलाओं के लिए विशेष हार्मोन होता है क्योंकि यह बच्चा पैदा होने के दौरान प्रसव पीड़ा में विशेष रूप से सहायक होता है तथा यह मां के दूध की मात्रा व स्राव को नियंत्रित करता है। जब हम पढ़ रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 भागों में बांटा गया, एक एंटीरियर लोब, दूसरा पोस्टीरियर लोब। तो आइए अब पढ़ते हैं पोस्टीरियर लोब के विषय में। पोस्टीरियर लोब, इसमें से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक तो ADH को कहा जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन को एर्जिनाइन वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। यह हार्मोन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस द्वारा तैयार किया जाता है तथा पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग में एकत्रित हो जाता है। यह हार्मोन किडनी से निकलने वाले जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से किडनी में उपस्थित सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे शरीर का जल मूत्र के रूप में मूत्र के रास्ते बाहर निकलने लगता है। और अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए, निम्नलिखित रोगों के होने की संभावना बनी रहती है, जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, फेफड़ा का कैंसर, अंगनाशय कैंसर,
ब्लैडर कैंसर, मस्तिष्क का कैंसर आदि। देखिए दूसरा हो गया ऑक्सीटॉक्सिक हार्मोन। ऑक्सीटॉक्सिक हार्मोन किसे कहते हैं? यह हार्मोन महिलाओं के लिए विशेष हार्मोन होता है जो बच्चा पैदा होने के दौरान महिलाओं के लिए प्रसव पीड़ा में सहायक होता है। यह बच्चे को दूध पिलाने के दौरान दूध का स्राव करता है और दूध की मात्रा के स्तर को बढ़ा देता है। ये जितना भी सभी था एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के दौरान, यह सभी पिट्यूटरी ग्लैंड का उदाहरण था। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड यह ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने लीवर के विषय में पढ़ा कि लीवर जो होता है सबसे बड़ा बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है, और यहाँ पर थायराइड के विषय में हम पढ़ रहे हैं। यह ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 30 से 60 ग्राम होता है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो शरीर में चयापचय का कार्य करता है। यह प्रोटीन के संश्लेषण का भी कार्य करता है, जैसे शारीरिक विकास। थायराइड ग्रंथि विभिन्न भोज्य पदार्थों से प्राप्त आयोडीन को थायरॉक्सिन हार्मोन में परिवर्तित करता है, जो विशेष रूप से 2 प्रकार के होते हैं, T3, T4। T3 इसे ट्राइडोथायरॉक्सिन भी कहा जाता है। यह थायराइड हार्मोन होता है। यह शरीर के लगभग सभी तंत्रों की क्रियाओं को प्रभावित करता है, जैसे शारीरिक वृद्धि और विकास, चयापचय क्रिया, शारीरिक तापमान, हृदय दर। T4 इसे थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन T3 हार्मोन का प्रोहार्मोन थायरॉक्सिन होता है। T3 हार्मोन T4 हार्मोन से लगभग 4 गुना ताकतवर होता है। T3 और T4 हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के थायरोट्रॉपिक हार्मोन के उत्तेजित करने पर थायराइड ग्रंथि से उत्पादित होता है। थायराइड ग्रंथि से सामान्यतः 80% T4 तथा 20% T3 उत्पादित होता है। इस ग्रंथि से कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन भी स्रावित होता है। कैल्सिटोनिन रक्त व अस्थियों में कैल्शियम व फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्सिटोनिन रक्त और अस्थियों में कैल्शियम व फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है और यह थायराइड हार्मोन की क्रिया पर भी नियंत्रण रखता है, जो थायराइड के सी सेल से निकलता है। यहाँ पिक्चर में देख लीजिए थायराइड का फ्रंट व्यू कैसा होगा और बैक व्यू कैसा होगा। थायराइड देखिए ट्रैकिया का विंड पाइप जो दिख रहा है ना, वहाँ के आसपास ये कार्टिलेज के पास होता है। इस फिगर में सही से देखिए। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के मेटाबॉलिक क्रिया में सहायक होता है। थायराइड ग्रंथि ट्रैकिया श्वसनली के दोनों तरफ 2 पिंडों में स्थित रहती है। दोनों तरफ की ग्रंथि एक रिबन के आकार की आकृति जिसे थाइमस। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के मेटाबॉलिज्म क्रिया में सहायक होती है। थायराइड ग्रंथि ट्रैकिया के दोनों तरफ 2 पिंडों में स्थित रहती है। ट्रैकिया मतलब श्वसनली के दोनों तरफ 2 पिंडों में स्थित रहती है। दोनों तरफ की ग्रंथि एक रिबन के आकार की आकृति जिसे इस्थीमस ऑफ द थायराइड कहते हैं से जुड़ी रहती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसमें आयोडीन नामक खनिज पदार्थ रहता है। थायरॉक्सिन के स्राव को पिट्यूटरी ग्लैंड का थायरोट्रॉपिक हार्मोन नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन का कम स्राव होना हाइपोसिक्रेशन या हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए अगर यह स्थिति होता है तो गर्भवती माँ की स्थिति ऐसी हो या नए बच्चे की स्थिति ऐसी हो तो बच्चे की मानसिक और शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। इस स्थिति में जो बच्चा पैदा होता है उसे हम क्रेटेनिज्म नामक रोग से पीड़ित बच्चा कहते हैं। वयस्कों में इसकी कमी से मिक्सोडिमा नामक रोग हो जाता है। इस रोग में चयापचय क्रिया धीमी हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति का शरीर बहुत भारी मतलब मोटापा हो जाता है। व्यक्ति आलसी हो जाता है, उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, वह ठीक ढंग से बोल नहीं पाता,
चमड़ी मोटी व सूखी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, शरीर का तापमान व हृदय गति असामान्य हो जाते हैं। ज़्यादा स्राव होना, हाइपर सिक्रेशन या हाइपरथायरॉयडिज्म, यह मिक्सोडीमा से बिल्कुल विपरीत की स्थिति होती है। इस रोग को ग्रेव रोग कहते हैं। इसमें चयापचय क्रिया दर बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर का तापमान व कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है, व्यक्ति काफ़ी नर्वस व उत्तेजित हो जाता है, शरीर का भार कम हो जाता है और हृदय संबंधी विकार होने लगते हैं, जिसमें हृदय आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। नोट: घेंघा रोग, ग्वाइटर, शरीर में आयोडीन की कमी हो जाने के कारण उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप थायराइड ग्रंथि अपना आकार बढ़ा लेती है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्रंथि अधिक सक्रिय होकर अपना आकार बढ़ा लेती है। इस स्थिति को घेंघा रोग कहते हैं। इसमें गर्दन आगे की तरफ लटक जाती है। आइए अब पढ़ते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। पैराथायराइड ग्लैंड गले में सामने की ओर थायराइड ग्रंथि के दोनों तरफ दो कुल मिलाकर 4 छोटी छोटी अंडाकार ग्रंथियां स्थित रहती हैं, जिन्हें हम पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। इन ग्रंथियों का आकार चावल के जैसा होता है, जिसका भार लगभग 30 मिलीग्राम होता है तथा इसका व्यास 3 से 4 मिलीमीटर होता है। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कैल्शियम के चयापचय को व्यवस्थित करता है। पैराथार्मोन रक्त और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। पैराथार्मोन का कम स्राव होना, हाइपोसिक्रेशन, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इस स्थिति में रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जिसे हम टिटेनी नामक रोग कहते हैं। इस रोग में मांसपेशियां अकड़ जाती है। यह स्थिति मुख्यतः हाथ और पैरों की मांसपेशियों में होती है, जिसे कार्पोपेंडल स्पाज्म कहते हैं। इसका उपचार कैल्शियम के ग्रहण करने पर ही होता है। पैराथार्मोन का अधिक स्राव होना, हाइपर सिक्रेशन या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। देखिए, इस स्थिति में ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, कैल्शियम की मात्रा में असंतुलन आ जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों से कैल्शियम निकलकर रक्त के सेरम में आने लगता है, जो अस्थि संबंधी रोग को जन्म देता है, जिससे अस्थियों में गांठें या सिस्ट पड़ने लग जाती है। इस रोग को ऑस्टिटाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका कहा जाता है। रक्त में अधिक कैल्शियम आने के कारण किडनी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जो आगे चलकर पथरी का रूप ले लेती है। इसके कारण किडनी के फेल होने की संभावना बन जाती है। थाइमस ग्लैंड, यह ग्रंथि हमारे थोरैक्स वक्ष के पास स्थित रहती है, जहाँ पर ट्रैकिया, जिसे श्वसनली कहते हैं, जहाँ पर ट्रैकिया 2 शाखाओं में ब्रोंकस के रूप में बढ़ती हैं, वहाँ यह ग्रंथि स्थित रहती है। यह देखने में गुलाबी और स्लेटी रंग की होती है। इस ग्रंथि के भी 2 पिंड होते हैं। इस ग्रंथि में कई लिम्फोसाइट रहते हैं। जन्म के दौरान इसका भार 10 ग्राम होता है। किशोरावस्था में इसका भार बढ़कर 30 से 40 ग्राम हो जाता है और लैंगिक परिपक्वता के समय पर ग्रंथि के स्थान पर धीरे धीरे वसीय ऊतक स्थापित होते जाते हैं और अंततः यह ग्रंथि सिकुड़ जाती है। इस ग्रंथि से टी लिम्फोसाइट का उत्पादन होता है, जो इम्यून सिस्टम का कार्य करता है। यह ग्रंथि लसिका तंत्र का मुख्य अंग है। यह ग्रंथि लिम्फेटिक सिस्टम का मुख्य अंग है। इसके द्वारा इम्यून सिस्टम के विशिष्ट कोशिका टी लिम्फोसाइट का विकास किया जाता है। टी लिम्फोसाइट या टी सेल श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो बाहरी जीवाणु और विषाणु से सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा
शरीर को इनके स्वयं होने वाली हानियों से बचाते हैं। यहाँ पिक्चर में थायराइड ग्लैंड का जगह भी दिख रहा है, ये ट्रैकिया के पास। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड इस ग्रंथि को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह दोनों किडनी के ऊपरी हिस्से पर स्थित रहते हैं। यह ग्रंथि संख्या में 2 होती है। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, बाहरी और अंदरूनी भाग। बाहरी भाग पीले रंग का होता है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसके द्वारा कोर्टिसोल नामक पदार्थ का उत्पादन होता है। कॉर्टेक्स के 3 भाग होते हैं, जिनमें से निम्नलिखित 3 एस्टेरॉयड हार्मोन का स्राव करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है। देखिए, कॉर्टेक्स के 3 भाग होते हैं। एक तो हो गया आउटर पार्ट, जिसे हम ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, मिनरलोकॉर्टिको हार्मोन। मिडिल पार्ट, जिसे हम फैसिकुलाटा कहते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन। तीसरा इनर भाग जो होता है, जिसे रेटिकुलेरिसिस कहते हैं, गोनैडोकार्टिकॉइड या सेक्स एस्ट्रॉइड। देखिए, जो सबसे पहले हो गया ग्लोमेरुलोसा, मिनरलोकार्टिकॉइड ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन नामक मिनरलोकॉर्टिकॉइड का उत्पादन होता है, जो रक्त दाब तथा इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन पर नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरा मिडिल पार्ट में जो होता है, जिसे फैसिकुलाटा कहते हैं, ल्यूकोकॉर्टिकॉइड। फैसिकुलाटा में कॉर्टिसोल तथा कॉर्टिकोस्टेरोन नामक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का उत्पादन होता है। इसका कार्य चयापचय, मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम पर नियंत्रण करना होता है। तीसरा रेटिकुलेरिस गोनैडोकॉर्टिकॉइड या सेक्स एस्टेरॉइड। रेटिकुलेरिस से एड्रोजिन का उत्पादन होता है, जो क्रियात्मक लिंग हार्मोन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम गोनैडोकॉर्टिकॉइड या सेक्स एस्टेरॉइड कहते हैं। इसका संबंध पुरुष के टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से होता है। इन हार्मोन्स के ठीक प्रकार से कार्य न करने पर शरीर में उपस्थित सोडियम की मात्रा का प्रयोग नहीं हो पाता, और जिसके कारण शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, इसका स्राव बढ़ जाता है। यह एडिशन नामक रोग का रूप ले लेता है। इस रोग का उपचार कॉर्टिसोन की मदद से होता है। अगर अंदरूनी भाग मेंडुला कहलाता है। देखिए, बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदरूनी भाग मेंडुला कहलाता है। इस मेंडुला से एड्रिनल तथा नोरएड्रेनालिन नामक हार्मोन का उत्पादन होता है। कॉर्टेक्स और मेंडुला से निकलने वाले हार्मोन का स्राव अनुकंपित तंत्रिका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में होता है। यह हार्मोन का स्राव क्रोध आने पर, डर लगने पर, घुटन होने पर, घबराहट होने पर तथा भूख लगने पर बढ़ जाता है, जिसके कारण रक्त दाब भी बढ़ जाता है। मेडुला से निकलने वाले नोरएड्रेनालिन नामक हार्मोन के स्राव होने पर रक्त दाब बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान मांसपेशीय तंतु उत्तेजित होने लगते हैं, जिसका प्रभाव रक्त वाहिनियों पर पड़ता है, जिसके कारण रक्त दाब बढ़ जाता है। वहीं एड्रेनलिन के स्राव होने पर कार्बोहाइड्रेट का चयापचय बढ़ जाता है, जिसके कारण लीवर से ग्लाइकोजन तेजी से स्रावित होने लगता है। यहाँ 2 बात याद रखना है कि कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल नामक उत्पाद होता है, कॉर्टिसोल नामक पदार्थ का उत्पादन होता है। वहीं मेडुला में नोरएड्रेनालिन नामक हार्मोन स्राव होता है। चलिए अब पढ़ते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस।
आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस अंगनाशय। पैनक्रियाज के लैंगरहैंस की दीपिकाएं से अंतःस्रावी पदार्थ इंसुलिन का उत्पादन होता है, जिसे एंटी डायबिटिक हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन को डायबिटीज़ के उपचार में दिया जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका उत्पादन शरीर में ही पैनक्रियाज द्वारा होता है। इसे मुख्य रास्ते भोजन में लेने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि यह आमाशय में पहुंचते ही इसको आमाशय ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर लेता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो इसे इंजेक्शन या भाप द्वारा ही लिया जा सकता है। इसके अंतर्गत 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिसमें से क्रमशः निम्नलिखित पदार्थों का स्राव होता है। 4 हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं अल्फा सेल के विषय में। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन। अल्फा सेल द्वारा ग्लूकेगॉन का संश्लेषण होता है, जो ग्लाइसीमिया के नियंत्रण में मुख्य भूमिका अदा करता है। कहने का तात्पर्य हाइपोग्लाइसेमिया में यह सक्रिय हो जाता है। इसके द्वारा ग्लूकोज तथा वसा की सांद्रता रक्त में बढ़ जाती है, जिसे हम मुख्य कैटाबॉलिक हार्मोन कहते हैं। इसका स्राव तभी होता है जब रक्तवाहिनियों में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ग्लूकेगॉन के कारण लीवर द्वारा ग्लूकोजिन को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, ग्लूकेगॉन के कारण लीवर द्वारा ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, जो रक्तवाहिनियों में परिभ्रमण करता है। बीटा सेल, यह पैनक्रियाज के पैनक्रियाटिक आइसलेट में पाया जाता है। बीटा सेल आइसलेट के लगभग 65 से 80% भाग कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इस बीटा सेल का मुख्य कार्य इंसुलिन को एकत्रित करना तथा त्यागना है। इंसुलिन ऐसा हार्मोन होता है जो रक्त में ग्लाइकोज की सांद्रता को कम करता है। डेल्टा सेल, यह सेल सोमैटोस्टैटिन का उत्पादन करता है। यह सेल पैनक्रियाज के आइसलेट में पाया जाता है। यह पैनक्रियाज के आइसलेट के अलावा आमाशय और आंतों में भी पाया जाता है। सोमैटोस्टैटिन का उत्पादन अंतःस्रावी ग्रंथि से भी होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि से सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन का स्राव होता है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इसके कारण रक्त में सोमैटोस्टैटिन का मात्रा बढ़ जाता है। इसी प्रकार इसका स्राव पैनक्रियाज के आइसलेट से होता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। यह सोमैटोस्टैटिन इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन के स्राव को रोकता है। वहीं तीसरी तरफ इसका स्राव हमारी पाचन नली से होता है, जो पाचक नली से निकलने वाले हार्मोन के रूप में पाचक नली से निकलने वाले हार्मोनों पर रुकावट डालता है। एफ सेल, इसे डबल पी सेल भी कहा जाता है। यह पैनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में मौजूद रहता है। इस एफ सेल में से पैनक्रियाज पॉलीपेप्टाइड का स्राव होता है, जिसमें 36 अमीनो अम्ल पेप्टाइड का उत्पादन होता है। इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाने पर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे कि हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे डायबिटीज कहा जाता है। इस स्थिति में रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर का भार कम होने लगता है, थकान महसूस होने लगता है, आंखें गर्म होने लगती हैं, भूख लगने लगती है, मुंह और जीभ सूख जाते हैं, चमड़ी सूखी हो जाती है, पेशाब अधिक आने लगता है तथा श्वास दर बढ़ जाती है। विपरीत स्थिति को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। इस स्थिति में रक्त में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और शुगर की मात्रा कम हो जाती है। इसमें उल्टी आने लगती है। देखिए, एक बात समझ जाइए कि इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाए, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाने पर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे कि हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में डायबिटीज़ भी कहा जाता है। और डायबिटीज़ में रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर का भार कम हो जाता है, थकान महसूस होने लगता है, आंखें गर्म होने लगती हैं,
अधिक भूख लगने लगती है, मुंह व जीभ सूख जाते हैं, चमड़ी सूखी हो जाती है, पेशाब आने लगता है, श्वास दर बढ़ जाता है। कहने का मतलब है इसके विपरीत स्थिति को हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। यह सब जब कंडीशन होगा तो इसके विपरीत कंडीशन हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाएगा। इस स्थिति में रक्त में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और शुगर की मात्रा कम हो जाती है, जिसमें उल्टी आने लगती है। अगर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने के बाद खाना खा लिया जाए तो अगर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने के बाद खाना खा लिया जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया कोमा की स्थिति आ सकती है। अगर आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लेंगे उसके बाद खाएंगे खाना तो हाइपोग्लाइसेमिया कोमा की स्थिति भी हो सकती है। अब आइए सबसे पहला जो पीनियल ग्रंथि सर में ऊपर में होता है उसके विषय में पढ़ते हैं। पीनियल ग्रंथि, इस ग्रंथि को पाइनियल बॉडी कॉर्नेरियम या एपिफाइसियस सेरिबेरी भी कहा जाता है। देखिए, पीनियल ग्लैंड को पीनियल बॉडी कोनेरियम या एपिफाइसियस सेरेबेरी भी कहा जाता है। यह ग्रंथि लाल रंग व छोटे पाइन वृक्ष देवदार की आकार की होती है। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के दो अर्ध गोलार्ध के बीच मस्तिष्क के मध्य एपिथैलेमस में रहता है। इस ग्रंथि से मेलाटोनिन का स्राव होता है। यह सेरोटोनिन से संबंधित हार्मोन है। वह शरीर क्रिया के चक्र को व्यवस्थित करके रखता है। इसका कार्य पीयूष ग्रंथि की सहायता करना होता है। देखिए, पीनियल ग्रंथि के बारे में बस इतना ही आप ध्यान रखिए कि यह मस्तिष्क में सबसे ऊपर स्थित रहता है, मस्तिष्क के एपिथैलेमस में रहता है, जिससे मेलाटोनिन स्राव होता है जो कि सेरोटोनिन से संबंधित हार्मोन है और यह पिट्यूटरी ग्लैंड में मदद करता है। गोनाड्स ट्रॉपिक, यह सेक्स ग्लैंड होता है जिसका स्राव पुरुषों के वृषण या टेस्टीज तथा महिलाओं के ओवरी से होता है। महिलाओं के अंडाणु से मुख्य रूप से दो हार्मोन का उत्पाद होता है। एक हो गया प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा एस्ट्रोजन। इन दो हार्मोन के अलावा दो कम मात्रा में स्रावित होने वाले हार्मोन का भी स्राव होता है, जैसे रिलैक्सिन, इनहिबिन। रिलैक्सिन इसका स्राव बच्चा पैदा होने से पहले होता है और इनहिबिन जो पीयूष ग्रंथि को संदेश देने का कार्य करता है। फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्राव से संबंध में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्राव के संबंध में पुरुषों के वृषण से टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है जो एक एस्टेरॉयड हार्मोन होता है। इसे हम एड्रोजीन हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन पुरुषों के जननांग ऊतकों का विकास करता है तथा द्वितीय लिंग विशेषताओं की वृद्धि करता है, जैसे शरीर के बाल की वृद्धि, मांसपेशी की वृद्धि, हड्डी की वृद्धि आदि। गोनाड्स, सेक्स ग्लैंड, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। महिला का सेक्स हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन महिलाओं का सेक्स हार्मोन होता है जो कि प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा महिलाओं के लिंग विशेषताओं का विकास होता है। एस्ट्रोजन से जननांग, वक्ष स्थल का विकास, कूल्हे का बड़ा होना, कूल्हे, वक्ष स्थल, जननांग आदि में वसा का विस्तारण तथा शरीर पर बाल आने आदि से संबंधित है। मतलब कि एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही महिलाओं का जननांग का विकास होता है, वक्ष स्थल मतलब उसके ब्रेस्ट का विकास होता है, कूल्हे का बड़ा होना, महिलाओं का अधिकांश कूल्हा सबका बड़ा ही होता है। इसी की वजह से, इसी हार्मोन की वजह से शरीर पे वसा का विस्तार जो हो जाता है, महिलाओं में फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, वह एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही। अब पढ़ते हैं प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। इसका संबंध महिला के जननांग तथा गर्भधारण के दौरान दूध उत्पादन से है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? दुग्ध उत्पादन का काम है। एस्ट्रोजन समझ गए, प्रोजेस्टेरॉन समझ गए और पीछे में एक रिलैक्सिन था वो भी समझ गए।
अब देखिए पुरुषों का सेक्स हार्मोन एंड्रोजीन, ये वो हार्मोन होते हैं जो पुरुष प्रजनन तंत्र के विकास से संबंधित होते हैं। एंड्रोजन ये वो हार्मोन होते हैं जो पुरुष प्रजनन तंत्र के विकास से संबंधित होते हैं। इसका उत्पादन महिलाओं में भी कम मात्रा में होता है। इसका उत्पादन महिलाओं में अंडाणु तथा पुरुषों में वृषण से होता है। टेस्टोस्टेरोन यह पुरुषों का सेक्स हार्मोन होता है जो पुरुषों के जननांग और लिंग विशेषताओं का विकास करता है। यह मुख्य रूप से मांसपेशी तथा अस्थियों के आयतन को बढ़ाता है, शरीर के बालों में वृद्धि करता है, कंधों को चौड़ा करता है, आवाज़ भारी करता है इत्यादि। एंड्रोस्टेनेडियोन यह हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का प्रीकर्सर है। देखिए एंड्रोस्टेनेडियोन इसके विषय में कुछ यहाँ पर दिए हुआ है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन महिलाओं में ओवन तथा पुरुषों में स्पर्म शुक्राणु के बनाने में उनको विकसित करने का कार्य करते हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यह हार्मोन महिलाओं में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन तथा पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन स्राव को नियंत्रित करता है। PH प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये हार्मोन गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष होता है क्योंकि बच्चा होने के दौरान ये सहायक होता है तथा दूध की मात्रा नियंत्रित करता है।